नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। आज हर तरफ अक्षय ऊर्जा के बारे में चर्चा हो रही है। वैसे तो अक्षय ऊर्जा का हर स्वरूप उपयोगी है, लेकिन अपनी विशेषताओं के चलते सौर ऊर्जा को एक आदर्श स्रोत माना जाता है। देश की ऊर्जा जरूरत और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सौर ऊर्जा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे देश में बिजली की जितनी मांग है, उससे कहीं गुना ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं सौर ऊर्जा के जरिए। तो कितनी उपयोगी है सौर ऊर्जा? सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेइक के बारे में चर्चा करेंगे आज। आइए आपको इंट्रोड्यूस करा दें अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। OS शास्त्री जी, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक SK सिंह जी भी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करें, आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस पर बनी एक छोटी सी कहानी। दूर क्षितिज पर आग भरी गठरी लिए सूरज अपनी चहेती धरती को जहां झकास प्रकाश से नहला रहा है, तो वहीं अपनी गर्माहट भी सौंप रहा है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ये तोहफा हर जीवधारी और वनस्पति को जीवन दिए हुए है। शोध परक तथ्य स्पष्ट कहते हैं कि ऊष्मा भरी सूरज की किरणें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट विकिरण लिए हुए होती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में धीरे धीरे और विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा छोड़ती जाती हैं। इसी के द्वारा प्रकाश और ऊष्मा का तोहफा धरती को मिलता जाता है। इसी प्राकृतिक तोहफे को जिज्ञासु मानव ने अपने हिसाब से प्राप्त करने की ठानी तो सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। दोनों ही तकनीकें महत्वपूर्ण हैं और मानव की ऊर्जा और प्रकाश आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जहां तक सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का सवाल है, ये सौर किरणों में समाये फोटोन्स यानी प्रकाश कणों को एक इकाई के रूप में प्राप्त कर सौर ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदल देती है। इस फोटोवोल्टीय प्रभाव की मदद से ही सौर ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया जाता है। इसी श्रृंखला में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का विशेष योगदान है। संस्था द्वारा सोलर एनर्जी के सभी पहलुओं पर शोध एवं विकास कार्य किए जाते हैं। देश की ये एक ऐसी संस्था है जिसने कम समय में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जिस प्रकार संस्था द्वारा सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी पर शोध कार्य किया जा रहा है, वहीं मंत्रालय द्वारा सोलर थर्मल तकनीक पर भी संस्थागत और निजी स्तर पर कार्य पूरे किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी जहां एक ओर घरेलू स्तर पर प्रयोग की जा रही है, तो दूसरी ओर इसके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग भी हैं। सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रायर जैसे कितने ही उपकरण आज सोलर थर्मल तकनीक की बेहतरीन मिसाल हैं। सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर थर्मल तकनीकें आज विकास की राह में एक बड़े साथी के रूप में खड़ी हैं। ऐसा साथी जो हमेशा साथ निभाएगा, यानी कभी क्षय न होने वाली, कभी न चुकने वाली अक्षय ऊर्जा। तो इस शॉर्ट फिल्म के जरिए आपने सौर ऊर्जा के बारे में काफी कुछ जाना। बहुत सी जानकारियां अभी और लेना बाकी हैं। चलिए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। शास्त्री सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि सोलर फोटोवोल्टेइक क्या होता है, ये किस तरह काम करता है? सोलर फोटोवोल्टेइक जो सूरज से रोशनी जो आती है, उनको सीधी तरीके से बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बिजली ये इतना उपयोग है क्योंकि सूरज की रोशनी हमें सस्ते मिलती है, इसको तो कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए तो इनके तो बहुत महत्व है। आजकल बहुत सालों से ये रिसर्च चला आया हुआ है, अब इस स्टेज पे पहुंच गई है ये, ताकि इनकी बहुत ये कम्पीट कर सकती है। मतलब जो सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेस है, जैसा कोल, डीजल को तो कहीं पीछे छोड़ दिया है, और ये कोल और हाइड्रल वगैरह से कम्पीट कर सकती है। तो ये सीधे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को
यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एक डायोड जैसा बना देते हैं स्ट्रक्चर, वो वोल्टेज देती है। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी भी सोलर सेल और सेल को देखेंगे तो इसमें दो पहलू होती है, एक करंट और एक वोल्टेज है। इस सोलर सेल्स में जो वोल्टेज आती है इनकी जंक्शन की वजह से आती है, और जो करंट है रोशनी के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, ज़्यादा रोशनी होगा, तो इतना ज़्यादा करंट आ सकती है। और ये इसके और डिपेंडिंग ऑन दी साइट, यानी कहाँ कहाँ ये लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आपकी जो करंट वैल्यू डिपेंड करता है। यानी मैं आपको एक सीधी के तरीके से बताऊं तो हैदराबाद का जो सन होता है दिल्ली के सन से अलग है, यानी इनकी स्पेक्ट्रम वगैरह अलग होती है, इसकी वजह से इनमें थोड़ा सा फ़र्क आती है। बट जनरली ये जो इनको जो जनरेशन होता है जो नॉर्मली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश में ये जो सोलर एनर्जी का जो सोर्स है कितना है और कितना कहीं कहीं पे जगह पे कितना है, इसके बेसिस में अगर हम काम करें तो हमारे को तो सीधे से जवाब मिल जाती है। हम इतने मेगावाट्स और गीगावाट्स, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है मेगावाट से गीगावाट तक जाने का, तो इसे सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी यही है। सर, सोलर फोटोवोल्टेइक के बारे में तो जानकारी मिली, सोलर थर्मल इससे कितना अलग है, ये किस तरह काम करता है? सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करे उसको सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कहते हैं, और जो सूरज की रोशनी को हीट में कन्वर्ट करता है उसको सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम हीट बनाते हैं और हीट से फिर भिन्न प्रकार के आउटपुट लेते हैं, लाइक पावर जनरेट करना हुआ, एयर कंडीशनिंग हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर हुआ, इस तरह उसका उपयोग ले सकते हैं। सर, नेट मीटरिंग के बारे में बताइए, इसके क्या लाभ हैं? नेट मीटरिंग एक चीज़ है, नॉर्मली हमें पता है कि मीटरिंग क्या होती है। जो बिजली अंदर आती है उनको तो हमें जो इसको दिखाता है अपने बिजली का कितना खपत हो गई है। ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है कि हमारा जो मीटरिंग अभी क्या होती है कि हमें हमेशा यही दिखा देता है कि हमने कितना कंज्यूम किया है। लेकिन ये सोलर फोटोवोल्टाइक और सौर ऊर्जा की जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, हर एक हाउस होल्ड, हर एक जितना फैक्ट्री मान लीजिएगा, जो भी जिसके पास ज़मीन है वो खुद एक जनरेटर हो गया है। यानी आप खुद बिजली उत्पादन कर रहे हो, तो जो आपने कितना उत्पादन किया है और आपने कितना खर्चा किया है, ये दोनों का अलग अलग होती है। तो ये जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि अब हमारे देश में जिसके पास घर है, मकान है, जो भी छत है वो ये सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकता है। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपने कितना बिजली ग्रिड वालों को दिया है और कितना बिजली आपने यूज़ किया है, ये दोनों का बैलेंस है। सर, सोलर थर्मल की अगर बात करें तो इसमें कई टेक्निक डेवलप्स हुई हैं, तो क्या इनके फ़ायदे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। इसमें कई डिवाइस हैं। जो लो ग्रेड हीट है, जो नहाने का पानी, सबसे पहले हमारा आया सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर और सोलर इवेक्वेटेड कलेक्टर। इन दोनों का पर्पस था कि हमें नहाने के लिए गर्म पानी दे दे सुबह में, तो उससे दिन भर में गर्म होता है, रात में उसी में स्टोर हो जाता है और सुबह में आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। वो सोलर गीज़र की तरह, जैसे गीज़र है उसी के रिप्लेसमेंट है। एक ये टेक्नोलॉजी हो गया। उससे आगे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, उसको हम कहते हैं, जैसे एक CPC है, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर, जो मिडिल टेम्परेचर के लिए, जो 100 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में उससे मिलेगा, वो पैराबोलाइड डिश है, सोलर कंसंट्रेटर ट्रफ है। और इन सब टेक्नोलॉजी से मिडिल लेवल का हीट मिलता है, उस हीट से हम प्रोसेस हीट के लिए यूज़ करते हैं। और हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं हीलियोस्टैट विथ सेंट्रल रिसीवर। इस टेक्नोलॉजी से 1000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। पैराबोल एक ट्रफ है, कम्पैक्ट लीनियर फ्रेनल टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजी से 400 डिग्री से लेके 1000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करते हैं और उस टेम्परेचर से आइदर स्टीम टरबाइन चला सकते हैं और पावर जनरेट कर सकते हैं। सर, फोटोवोल्टेइक जो उद्योग है उसके सामने बड़ी चुनौती है लागत को कम करना। एक ये धारणा है कि शुरुआती खर्च इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो ये खर्च कैसे कम किया जा सकता है? पहले जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती थी
तब ये धारणा थी कि क्योंकि इनकी मॉड्यूल का जो सोलर सेल्स जो है, जो सिलिकॉन करके एक मटेरियल है, उनसे बनाते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग खर्चा बहुत ज़्यादा आती थी। इसी वजह से इनकी बहुत कास्ट हो गई है। आपको पता है हमारा घर में हमें बिजली पे करते हैं 6 रुपये भी तो आती है, कभी कभी अगर डीजल जनरेटर यूज़ करते हैं तो आपको 10 रुपये भी आती हैं। शायद सब लोगों को पता है कि जो डीजल जनरेटर यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है हमारा जो फोटोवोल्टाइक जो ये फोटोवोल्टाइक का जो जनरेशन है, इनकी जो कास्ट है तो डीजल जनरेटर से कम हाई है, लेकिन अब ये कम्पीट कर रहा है जो कोल बेस्ड पावर प्लांट में। और दूसरी चीज़, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट वगैरह में जो आपकी कोल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और पावर प्लांट की खर्चा, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो पावर प्लांट कहीं और होती है तो आपका जो यूज़र कहीं और होता है। इनकी जो ट्रांसमिशन लॉसेस है ये पूरा अकाउंट करना पड़ता है। अगर ये फोटोवोल्टाइक लिया जाए, जहाँ पे आप है वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करिएगा तो यूज़ करिएगा, तो इसकी वजह से ये लॉस कंसिडर करें। और बहुत एक और मुख्य जो इश्यू है इसमें, कोल या किसी और की जो इसमें आपकी जो एनवायरनमेंट को इतना प्रदूषित करते हैं, काफ़ी सारे जगह पे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद करना पड़ा है। तो यही टेक्नोलॉजी है, इसकी जो कास्ट कम हो रही है और कहीं पे भी आपकी एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं करती है। जैसा आपको पता है मौसम विभाग वाले वे बोलते हैं कि आने वाले साल में, आने वाले में इतना बारिश होगी। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ अगर सोलार के भी हम प्रिडिक्ट करें कि आने वाला कुछ दिनों में इतना बिजली इतना रोशनी मिल जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो खर्चा जो है बहुत कम हो सकता है। सोलर थर्मल के फायदे क्या क्या हैं, किस तरीके से उपयोग हो सकता है इसका? सोलर थर्मल में, इन फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी में वो 15%, 20%, 25% ही जो सोलर का वेवलेंथ है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। वो सबसे अच्छा जो लास्ट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कन्वर्ट होता है। लेकिन सोलर थर्मल में इस उपकरण से 60 to 80% एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। और हीट्स का उपयोग है उस सोलर हीट से, हमारे अगर आप सेंटर में आएंगे तो सोलर के हीट से हम बिजली भी जनरेट कर रहे हैं, सोलर के हीट से एयर कंडीशनर चला रहे हैं, सोलर के हीट से हमने कोल्ड स्टोरेज भी लगा रखा है, और सोलर के हीट से प्रोसेस स्टीम डेमोन्स्ट्रेट किया है। और उसी सेंटर में आप देखेंगे सोलर के हीट से पीने का पानी भी जनरेट कर रहे हैं। डिसैलिनेटेड वाटर वी कैन जनरेट इवन फ्रॉम द सी वाटर। ये सारा संभावना है। तो उस हीट से डायरेक्ट बिजली बनाने की ज़रूरत हो सकती है बिजली के लिए, लेकिन जितने भी हमारे उपयोग हैं वो सारे उपयोग का वहीं सोलर के हीट से ही डेवलप हो सकता है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अभी जो ट्रेंड लोगों की थोड़ी कमी है, उस कमी को कैसे दूर करेंगे? आजकल हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया था, इसके अंतर्गत आप सोलर में भी काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। इसको हम जो टैलेंट को जो ट्रेनर्स को बोलते हैं सूर्य मित्रास, ये हमारे जो पूरा देश में करीब 30 से लेके 40 इंस्टीट्यूशन से हमने आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो 40 इंस्टीट्यूशंस में सूर्य मित्रा के अंतर्गत हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सूर्य मित्रा जो प्रोग्राम है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये जो टैलेंट यानी ITIs, डिप्लोमास या 10th क्लास जो पढ़ा हुआ है, इन लोगों के लिए है। हम इन लोगों के लिए 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स देते हैं। ये रिगरस ट्रेनिंग होता है। इनको तो थोड़ा सोलर के बारे में बता देते हैं और सिस्टम रिपेयर के बारे में बताते हैं, खुद इससे रिपेयर करवाते हैं और इनको एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। वो जो सर्टिफिकेट है वैलिड है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद ये जो आदमी है तो आपको इनफैक्ट हमें एक आप वेबसाइट भी खोल रहे हैं, ताकि अगर आपके कहीं पे भी ये जो आदमी कहीं पे मिलता है, जैसा आपको टैक्सी मिलता है, इस तरह से ये आपकी वेबसाइट एक होती है, उसमें आप डायल करेंगे आपकी नज़दीक सूर्य मित्रा बंदा कहाँ मिल जाएगा, तो आप इसको बुला सकते हैं। वो आदमी आके कम से कम आपको ये भी बता देगा आपकी जैसा कि आपकी छत पे कितना मॉड्यूल लग सकता है। सर, सोलर थर्मल के मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से रख रखाव हो इसका? पूरे देश में अगर यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे डस्ट नहीं होता है। हमें बहुत सारे स्पेशल चैलेंजेज हैं, चाहे वो फोटोवोल्टाइक हो, थर्मल हो।
तो वो डस्ट बैठता है। अगर डस्ट नहीं क्लीन करेंगे तो सूर्य ऊर्जा को वो जो कंसंट्रेट करेगा वो आपका उतना नहीं मिल पाएगा, तो वो डस्ट क्लीन करना है। बाकी दूसरा जब थर्मल टेक्नोलॉजी जब हीट बन गया, तो जो हीट के लिए मेंटेनेंस होना चाहिए, जो ऑलरेडी थर्मल पावर प्लांट है, सिर्फ वही मेंटेनेंस है, कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्षय ऊर्जा में आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के सोलर पैनल्स के बारे में और सोलर थर्मल के बारे में। आइए अब बारी है दर्शकों की, जानते हैं उनके सवाल क्या हैं। हमारे घर की जो छत है उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो उसकी छत पर अगर हम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? वैसे आपकी जो छत के ऊपर छत का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर है, तो इसमें वैसे 2 किलोवाट से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में अक्सर हर घर में एक इन्वर्टर लगी होती है। अगर वो इन्वर्टर यूज़ करके उसमें सोलार लगाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्टर में बदलाव करना है। ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम का जो कास्ट 1 किलोवाट का कास्ट करीब 60 हज़ार रुपये से कम आ सकता है। अगर बैटरी लगाना है, बैटरी के साथ लगाना है, तो ये बैटरी का खर्चा रिकरिंग खर्चा है, इसकी वजह से थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकती है। और 20,000 रुपये ऐड कर लीजिएगा, 1 किलोवाट की बात कर रहा हूँ मैं, तो करीब 90,000 और लेस दैन दैट इसमें आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे आप वो इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उनकी साइट सर्वे करा के, तो वो शैडो फ्री जोन है ये पूरा देख के ही तभी लगाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में सोलर प्लांट को और सोलर एनर्जी को आगे और बढ़ाया जाए तो उसके लिए कितना बजट रखा गया है? अगर क्या वो काफ़ी है, क्या आपको लगता है उसको और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? पीएम साहब ने ये डिसाइड किया है कि 100 गीगावाट्स लगाना है। 100 गीगावाट्स का मतलब बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि हमारा कुल मिला के जो जनरेशन है, हिंदुस्तान की जनरेशन है 250 गीगावाट है, करीब मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है आने वाला कल में अगर 100 गीगावाट लगाया जाएगा तो इनकी मतलब है मोर देन हाफ द एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम सोलर। तो लेकिन इसका खर्चा कैसे? खर्चा तो ये तो मतलब इसका बजट तो दिया गया है, एकदम से इतना बजट तो नहीं आ पाएगा। ये पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अप टू 2022 तक। तो मेरा ख्याल से इसको तो काफ़ी एडिक्वेट बजट तो दिया गया है। तो अक्षय ऊर्जा में आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा एक आदर्श स्रोत है और इससे आप स्वयं भी बिजली पैदा कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सौर ऊर्जा की सफलता की कहानी। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, रहन सहन के स्तर में वृद्धि तथा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऊर्जा की खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऊर्जा के सीमित साधनों एवं भंडारों के कारण इसकी आपूर्ति में दिनों दिन कठिनाई आ रही है। हमें आज नवीकरणीय ऊर्जा साधनों की नितांत आवश्यकता है, जिससे हमारी जरूरत भी पूरी हो सके और साथ ही साथ बढ़ते हुए प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सके। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा साधन उपलब्ध हैं, जिसके दोहन से हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पा सकते हैं। सूर्य की बेशुमार किरणों से हम अनेक प्रकार के संयंत्र चला सकते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए सोलर डिश, पानी गर्म करने के लिए सौर जलतापीय संयंत्र, बिजली के लिए सोलर लाइट और सोलर प्लांट इत्यादि। हम इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें और इसके साथ जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे सोलर पावर प्लांट है, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है, सोलर कुकर है बॉक्स टाइप, सोलर डिश टाइप को सोलर कुकर है, और बायोमास या बायोगैस के जो पावर प्लांट्स हैं छोटे छोटे जो, इन सब को हमने वहाँ इंस्टॉल किया है, सो दैट के लोग जो हैं इन सब से अवेयर हों और प्रैक्टिकली इनको ऑपरेट करके देखें, ताकि उनको पता चले कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उनके उसमें। बिकॉज धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं कि पानी की कमी होती जा रही है, हाइड्रो पावर में भी है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हाइड्रो पावर जो है और कन्वेंशनल पावर जैसे हमारी दूसरी हैं,
जैसे आप थर्मल ले लीजिएगा, कोल उसमें लगता है, बाकी जो है यूरेनियम जो है, न्यूक्लियर पावर जो है उसमें लगता है। तो इन सबको जो है, इनका सबका ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी है। जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देंगे और इसकी तरफ स्विच ओवर करेंगे, उतना ही हम दूसरे जो अपने जो हमारे जो दूसरे जो कन्वेंशनल टाइप मेथड्स हैं उनको हम सेव करेंगे। आज के आधुनिक युग में विज्ञान के सहारे कोई भी कल्पना आज कल्पना नहीं रह गई है, वो आज वास्तविकता बन जाती है। ऐसी ही वास्तविकता डॉक्टर वाई.एस. परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, नौणी, सोलन के फल विज्ञान विभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मपाल शर्मा ने सौर ऊर्जा से संचालित सोलर फेंसिंग का नया कंसेप्ट नौणी विश्वविद्यालय में स्थापित कर चमत्कार कर दिखाया है और किसानों को अपनी फसलों का वन्य प्राणियों से बचाव का नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने सौर ऊर्जा से संचालित फेंसिंग नौणी विश्वविद्यालय के 24 हेक्टेयर के इलाके में, जो कि करीबन 1.25 किलोमीटर बनती है, में ये फेंसिंग लगाकर फल व फसल को वन्य प्राणियों से सुरक्षित कर दिखाया है। ये सोलर फेंसिंग की कार्यप्रणाली एक छोटे से पैनल में सौर ऊर्जा को एकत्रित कर एनर्जाइजर मशीन में पहुंचाती है। फिर वे उसे कन्वर्टर के जरिए बिजली में परिवर्तित कर देती है। फिर ये बिजली पूरे फेंसिंग में 1 से 1.5 सेकंड के अंतराल पर तारों में करंट के रूप में दौड़ती रहती है, जिससे वन्य प्राणियों को झटका सा लगता है। उस झटके से सहम कर वो दोबारा उसके पास नहीं आते। ये करंट का झटका वन्य प्राणियों के लिए घातक नहीं है। इसमें जो मुख्य कारण है कि इसमें एक छोटा सा पैनल होता है। उस पैनल से सौर ऊर्जा का जो पैनल है, वो सौर ऊर्जा से एनर्जाइज़र एक अंदर होती है मशीन, उससे कन्वर्ट करके ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स देगा और जो करंट तकरीबन 1 से 2 सेकंड के बीच में के गैप में चलता रहता है तार में, और वो 0.1 सेकंड के लिए रहता है। तो और ये जो करंट है ये वन्य प्राणियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। सोलर फेंसिंग पर प्रति रनिंग मीटर 700 रुपए से 800 रुपए का व्यय आता है। जो हमारा दूसरा कांटेदार तार बाड़ हम लोहे के एंगल आयरन के साथ लगाते हैं, उसके बिल्कुल बराबर इसकी कीमत है। और इस 2.25 किलोमीटर के एरिया में हमारा जो है वो 14,50,000 के करीब खर्चा आया है। और अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो लगभग 750 से 800 रुपये प्रति रनिंग मीटर इसकी कॉस्ट पड़ती है। इस सोलर फेंसिंग ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। इसे अपनाकर बागवान और किसान अपनी फसलों के प्रति वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान से निश्चिंत हो सकते हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की स्थापना कब हुई? आप अपने सवाल का जवाब हमें इस पते पर दे सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayurja.ddk@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज हमने सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेइक के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने एक्सपर्ट से हासिल की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।